हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि रसिया में क्रांति कैसे हुई थी। रशियन रिवॉल्यूशन जो है 1917 1917 में चालू हुआ था। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यों चालू हुआ था। इसके पहले की बैकग्राउंड रसिया में क्या क्या हो रहा था उसको हम देखेंगे। देखिए, रसिया में जो था मोनार्की का शासन था। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा का शासन था। और उस समय जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो रसिया का राजा था जार निकोलस सेकेंड। रसिया के राजा का टाइटल हुआ करता था जार, इसे जार बोलते थे। और ये राजा का नाम था जार, ये निकोलस सेकेंड था। और जो ये डायनेस्टी यहाँ पे चलती थी उसे हम बोलते थे रोमानोव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? जो जार निकोलस सेकेंड था ये रोमानोव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। वहां की सोसाइटी थी ना, वो बटी हुई थी। रसिया में रिवॉल्यूशन होने के पहले सोसाइटी बटी हुई थी। जैसे यहाँ पे पादरी लोग हुआ करते थे जो चर्च में काम किया करते थे। कुछ एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जैसे आपके जो राजा के सखी संबंधी फैमिली वाले हुआ करते थे। और बहुत ज्यादा संख्या में वर्कर्स हुआ करते थे। फिर हम देखेंगे कि रसिया की इकोनॉमी जो है उतना अच्छा डेवलप नहीं कर रही थी, क्योंकि वर्कर की कंडीशन यहाँ पे सही नहीं था। ये सब चीजें मैं रसिया में रिवॉल्यूशन होने के पहले बता रहा हूँ। फिर अभी बताऊंगा कि क्यों क्यों क्या क्या मेन रीजन था जिसके वजह से रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ। रसिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था, बहुत तेजी से नहीं हो रहा था। कुछ फिलोसफर है वहां पे, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स। इन्होंने सोशलिज्म की फिलॉसफी दी कि सोशलिज्म जो है, जो पैसा है वो अमीरों में नहीं जाना चाहिए, वो गरीबों में बंटना चाहिए। जो इंडस्ट्री से फायदा हो रहा है वो वर्करों में ज्यादा पैसा बंटना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग डिटेल में देखते हैं कि रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में 1917 में, उसके मेन क्या कॉजेस थे। पहला हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस मतलब रसिया जो दूसरे देशों से लड़ाई कर रहा था। जैसे इसमें मेन आप देखोगे कि वर्ल्ड वार वन जो है 1914 में होता है स्टार्ट, और 1918 तक चलता है। और रशियन रिवॉल्यूशन चालू होता है 1917 तक। तो आप देखोगे कि लगभग 4 साल में जब रसिया लड़ाई करता है तो इसके 1 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 20 लाख, सॉरी, इसमें से इसके 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जिसमें 20 लाख इसके सोल्जर सोल्जर होते हैं और 80 लाख इसके फैमिली मेंबर सिविलियन होते हैं। रसिया के सिविलियन मेंबर 80 लाख मारे जाते हैं और सोल्जर 20 लाख मारे जाते हैं। टोटल 1 करोड़ लोग रसिया के मारे जाते हैं। तो लोगों की बहुत ही हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं रसिया में। और क्यों? क्योंकि रसिया जो है वर्ल्ड वार वन में लड़ रहा था किसके खिलाफ? ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के खिलाफ, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। और लड़ाई ये रसिया की थी भी नहीं, लड़ाई जो थी ऑस्ट्रो हंगरी का लड़ाई था, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का लड़ाई था आपका स्लोवानिया से स्लोवानिया की वजह से सर्बिया से हुआ था। तो ऑस्ट्रो हंगरी का लड़ाई जो है स्लोवानिया को लेके आपका सर्बिया से था। और सर्बिया का सपोर्ट करने के लिए रसिया जो है इस वर्ल्ड वार वन में कूदा, और इसके वजह से इसके इतने सैनिक मारे गए। तो लोग गुस्सा थे कि वे फालतू में, हमारा कोई लड़ाई देना है नहीं, ऑस्ट्रो हंगरी का अंपायर का लड़ाई है सर्बिया से, रसिया को क्यों इस लड़ाई में लड़ रहा है? क्योंकि लड़ाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आप देख सकते हो ना रसिया यूक्रेन के वार में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और 1 करोड़ लोग रसिया के मारे गए थे। नेक्स्ट आप देखोगे कि रसिया के कॉजेज में एक तो आपका पॉलिटिकल कॉजेज था ही कि वो लड़ रहा था हर जगह, आपका वर्ल्ड वार वन में लड़ रहा था। सोशल कॉजेज में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। क्लर्जी थे, वो बहुत ही विलासिता वाला जिंदगी व्यतीत करते थे। जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे, जो नोबिलिटी थे, राजा के सखी संबंधी थे, वो भी बहुत ही विलासी था और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और बहुत ही आराम से सुख सुविधा से रहते थे। उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि वर्कर की कंडीशन सही नहीं थी। इनसे काम काम बहुत ज्यादा करा जाता था, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ऐसे काम किया जाता था। और इनकी वेजेज, मजदूरी जो थी वो बहुत ही कम थी। क्या थी? कम थी।
इनकी लिविंग कंडीशन सही नहीं थी। एक ही रूम में 15 लोग 20 लोग रहा करते थे और इनको मजदूरी कम थी और काम बहुत ज्यादा कराया जाता था। तो सोसाइटी जो थी वो बटी हुई थी रसिया की, सब एक समान नहीं थे। फिर आप देखोगे कि देखो सब कुछ इंसान झेल लेता है अगर पैसा होता है, तो पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान कुछ भी झेल नहीं पाएगा। और रसिया में देखे कि आपका 1914 में ही वर्ल्ड वार 1 में कूद गया रसिया, और बेफालतू का लड़ाई आपका था किसका, ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर का लड़ाई था सर्बिया से। और रसिया बोले कि सर्ब हमारे भाई बहन है और हम इनको बचाने के लिए लड़ेंगे। और रसिया जो है आपका ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर के साथ ओटोमन अंपायर था, जर्मनी था, तो इनके साथ लड़ गया और बहुत बड़ी जनसंख्या में रसिया लड़ा और 1 करोड़ लोग मारे गए। जब मारे जाएंगे तो पैसा खत्म होगा, रसिया की ट्रेजरी खाली होगी। और साथ ही साथ देखो जब ओटोमन अंपायर, ये ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर के साथ ओटोमन था ना, ओटोमन अंपायर की भी लड़ाई हो रही थी ऑस्ट्रिया से, ये रसिया से। तो ऑटोमन अंपायर क्या करेगा ना कि जो खाने का रास्ता इधर से जो रसिया को जाता था उसको ब्लॉक कर देगा। जब खाना पहुंचेगा ही नहीं रसिया में, जब फूड पहुंचेगा ही नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं था, जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा, मनी नहीं रहेगा और खाना भी नहीं रहेगा। जब खाना नहीं रहेगा तो लोग बगावत करेंगे, जो वर्कर्स हैं, वर्क की कंडीशन सही भी नहीं थी और वहां के जो लोग हैं, रसिया के लोग जो है वो बगावत करेंगे सरकार के खिलाफ। एक और इसमें दिक्कत आती है कि जैसे देखो ये रसिया का राजा है ना, रसिया का राजा का नाम था जार निकोला सेकेंड, उसकी रानी का नाम था एलेक्जेंड्रिया। क्या था? एलेक्जेंड्रिया, ये रानी थी। और रसिया का एक एडवाइजर था, एडवाइजर बोलते हैं सलाहकार को, तो रसिया का एडवाइजर था रास्पुतिन नाम था इसका। तो रसिया का जो जो राजा था आपका जार निकोला सेकेंड, ये रास्पुतिन को बहुत मानता था, क्योंकि ये मानता था कि इसको ब्लैक मैजिक आता है, ये कोई भी बुरी से बुरी कंडीशन को सही कर सकता है। और जार निकोलस जो है इस रास्पुतिन को बहुत मानता था। प्रॉब्लम ये था कि ये जो एलेक्जेंड्रिया थी ना, ये कुछ ज्यादा ही रास्पुतिन से क्लोज थी। हमेशा एलेक्जेंड्रिया और रास्पुतिन एक साथ देखे जाते थे। तो इसके वजह से रसिया की जनता में ये रूमर फैल गई कि एलेक्जेंड्रिया और रास्पुतिन का अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा है। ये माना जा रहा था कि रास्पुतिन जो है एलेक्जेंड्रिया को फंसा के रखा है। तो लोग जो है कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन राजा की पर्सनल लाइफ में ये नहीं चाहेंगे कि उसके वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो लोग इसके वजह से भी गुस्सा थे कि राजा क्या हमारे को कंट्रोल करेगा, वो अपने वाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छे से चला ही नहीं पा रहा है, तो देश को क्या अच्छे से चलाएगा। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में चालू हुआ और वर्ल्ड वार 1914 में चालू हुआ। इसके पहले हम एक इंसिडेंट देखेंगे कि रसिया में 1905 में क्या हुआ था। रसिया और जापान आपस में भिड़े क्यों थे? क्योंकि रसिया जो है ना वो ठंडे वाला एरिया है, इसके जो पानी है, जो भी वाटर सरफेस है, वो ठंडे के एरिया में आपका बर्फ में जम जाता है। तो बर्फ में जम जाता है ना, और आप जानते हो कि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए एक पोर्ट चाहिए। पोर्ट मतलब समुद्र के किनारे एक बंदरगाह चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रेड हुआ करती है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान आती है वो शिप में लाद के ही एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो रसिया पे जितने भी पोर्ट थे वो कोई भी ऐसा एक पोर्ट नहीं था जो 12 महीने काम करे, क्योंकि 6 महीने तक गर्मी के टाइम तक तो काम करता था, ठंडी के टाइम में ये पानी जो है जम जाता था। जब पानी जम जाएगा तो पोर्ट काम ही नहीं करेगा। तो एक मंचूरिया में एक यहाँ पे पोर्ट था, पोर्ट का नाम था, देखो पोर्ट आर्थर है, पोर्ट आर्थर था। तो रसिया चाहता था कि इस पे अटैक करके और इसको मैं कब्जा कर लूं। और इस पे कंट्रोल किसका था? देखो ये जापान है, इस पे कंट्रोल था जापान का, जापान अंपायर पे पोर्ट आर्थर का कंट्रोल था। तो रसिया और जापान में आपस में लड़ाई हुई इस पोर्ट आर्थर के लिए, क्योंकि पोर्ट आर्थर 12 मंथ वार्म वाटर पोर्ट था, वार्म वाटर पोर्ट था। मतलब यहाँ पे कभी भी लोडिंग अनलोडिंग रसिया चाहे तो कर सकता था, रसिया को ऐसे पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध में रसिया जो है हार जाता है और जापान क्या होता है? जीतता है। तो देखो अगर बहुत बड़े अंपायर से, रसिया बहुत बड़ा एम्पायर था और छोटे से अंपायर जापान से हार जाएगा तो लोग क्या होंगे? गुस्सा
होंगे और लोग गुस्सा होंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारे जो आपके वर्कर्स थे और रसिया के लोग थे वो प्रोटेस्ट करेंगे सेंट पीटर्स प्रोटेस्ट करेंगे पेट्रोग्रेड शहर पे, क्योंकि रसिया की मेन ऑफिशियल बिल्डिंग वहां पे थी। तो जार के घर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। जो जार था वो तो खुद अभी जापान से हारा हुआ था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो क्या कर देगा, ओपन फायरिंग करा देगा, गोली चलवा देगा। जब वो गोली चलवाएगा तो वर्कर जो है बहुत सारे मारे जाएंगे और ये दिन था संडे का। तो इस दिन जार जो है गोली चला देता है, तो इस दिन को हम बोलते हैं ब्लडी संडे। अब देखो लोग तो गुस्सा थे ही जार से, फैमिली वो कंडीशन सही नहीं थी, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं थी, रास्पुतिन और अलेक्जेंड्रिया का अफेयर चल रहा था और पॉलिटिकल कॉजेज भी आप देख रहे थे, बहुत सारे चीजें सोशल कॉजेज में भी क्लर्जी और ये वर्कर एरिस्टोक्रेसी क्लास इसमें बटी हुई थी। तो लोग गुस्सा थे और राजा जो है ये गोली चलवा के और लोगों के गुस्सों को और बढ़वा देता है। लोग सोचते हैं कि वर्कर सोचते हैं रसिया के कि राजा को तो हमारी पड़ी ही नहीं है, हम जा रहे हैं फ्रीडम की डिमांड करने के लिए और राजा जो है गोली चलवा दे रहा है हमारे ऊपर। तो लोग और गुस्सा हो गए, प्रोटेस्ट और बढ़ने लगा। तो राजा सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसने अक्टूबर मैनिफेस्टो लाया। अक्टूबर मैनिफेस्टो के हिसाब से देखो 1995 में हुआ था ना अक्टूबर मैनिफेस्टो जो है, जब ब्लडी संडे के बाद राजा ने बोला कि हम डूमा स्टेब्लिश करेंगे, एक पार्लियामेंट होगा जहाँ पे लोग जो है चुन के आएंगे और यहाँ पे नियम बनेगा, हम बोलने की आज़ादी देंगे, आप असेंबल हो सकते हो। और ये वादे किए राजा कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो लोग वहाँ पे शांत हुए। अब जो है डूमा स्टेब्लिश हुआ और यहाँ के पहले पीएम डूमा में पहले रिप्रेजेंटेटिव पीएम बने पीटर स्टोल्पिन। पीटर स्टोल्पिन बने और 1906 से और 1911 तक बहुत काम किए, जैसे वहाँ पे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, एजुकेशन पे ध्यान देना, वर्कर के कंडीशन पे ध्यान देना। ये इतना काम किए कि इनका हर जगह नाम जो है रसिया में पीटर स्टोल्पिन ही नाम होने लगा। अब देखो रसिया का किंग था आपका जार निकोलस सेकेंड। तो जार निकोलस सेकेंड देखा कि ये इंसान तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है रसिया में, ऐसा ना हो कि एक दिन ये मेरे गद्दी पे बैठ जाए। तो जार जो था वो पीटर स्टोल्पिन को एसेसिनेट करा देता है। एसेसिनेट मतलब कि इसको मरवा देता है। क्योंकि देखो आपको लग रहा है ना कि रसिया का राजा ऐसे कर सकता है, राजा के लिए किसी को मरवाना बड़ी चीज नहीं था। तो पीटर स्टोल्पिन को 1911 में ये मरवा देता है। पीटर स्टोल्पिन को मरवाता है, लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। रसिया में चीजें सही नहीं होती हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भटक जाता है जब रसिया अटैक करता है वर्ल्ड वार वन में जब एंट्री करता है 1914। देखिए इसके 3 साल बाद ही वर्ल्ड वार वन में अटैक एंट्री किया ना रसिया। जब रसिया इसमें एंट्री करेगा 1914 में, तो सबका ध्यान भटक जाएगा। सब चाहेंगे कि रसिया इसमें क्या करे, जीते, क्योंकि विपक्ष में जो अपोजिशन में कौन था, इसमें ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर बहुत बड़ा एम्पायर था, फिर आपका ओटोमन अंपायर था। तो सब चाहते थे कि रसिया ओटोमन अंपायर और ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर से जीत जाए, क्योंकि सब चाहते हैं कि युद्ध में जो है हमारे देश की विजय हो। अब देखो कुछ हम इसमें चीज जानेंगे। अब तो हम जान चुके हैं कि रसिया में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, कॉजेस क्या था। अब वर्कर के बारे में देख लें कि वर्कर की सोसाइटी कैसे डिवाइड थी। पहली बात, रसिया में वर्कर को बोलते थे प्रोलेटेरियोट। इसको कैसे याद करोगे, प्रो हो गया, प्रो वर्ड आता है किसी भी चीज का, रियोट दंगर होता है और लेटे सोना होता है ना, तो आप इसे याद कर सकते हो प्रोलेटेरियोट। तो वर्कर की 2 ग्रुप बटी हुई थी, एक बोल्शेविक थे, एक मेन सेविक थे। जो ज्यादा संख्या में थे वो मेन सेविक में थे, और जो रसिया में वर्कर माइनॉरिटी में थे, कम संख्या में थे, वो क्या थे, बोल्शेविक। दोनों वर्कर ही थे। क्यों ये बटे क्यों थे, इनकी आइडियोलॉजी अलग थी। जैसे ये चाहते थे डेमोक्रेसी का डिमांड करना, डेमोक्रेसी हो मतलब हमेशा इलेक्शन हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बोलने की आजादी हो, ये सब चीजें, मतलब डेमोक्रेसी पे ज्यादा डिपेंड थे मेन सेविक। इनकी विचारधारा थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो बोल्शेविक थे ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी, बोलते थे कि इलेक्शन कराना जरूरी नहीं है, एक बार अगर कोई बन गया वही बहुत है। और बोलते थे ये सोशलिज्म पे विश्वास करते थे। सोशलिज्म मतलब कोई भी अमीर नहीं होना चाहिए, उसका पैसा जो है वो लोगों में बांटना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई है
तो इंडस्ट्री से फायदा हो रहा है, तो वर्करों में प्रॉफिट बांटना चाहिए, कैपिटलिस्ट के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। और इसको लीड कर रहे थे, इसमें जो आगे थे लीडर, उसका नाम था लेनिन। कौन थे? लेनिन। तो इसमें आप देखोगे कि ये कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जो है ये सोशलिज्म की आइडिया सबसे पहले कार्ल मार्क्स देते हैं। इनकी एक बुक थी दास कैपिटल, उसमें आप देखोगे। फिर देखो जो सोशलिज्म में क्या था कि समाज में सब एक बराबर होंगे, राजा है, उसके नोबल्स हैं, मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास है, चाहे क्लर्जी है, सब एक समान रहेंगे, और पैसा सबके पास इक्वली रहेगा, जमीन सबके पास इक्वल रहेगा। ऐसे सोसाइटी की कल्पना करते थे कार्ल मार्क्स। लेकिन लेनिन बोलते थे कि ऐसे सोचने से कि राजा एक दिन सोसाइटी में ऐसा कर देगा कि सभी जमीन सबको बांट देगा, पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसा कभी होगा नहीं। हमें खुद डिक्टेटर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? डिक्टेटर बनना पड़ेगा। किसके लिए? प्रोलेटेरियोट के लिए। किसके लिए? वर्कर के लिए। वर्कर के लिए डिक्टेटर बनना पड़ेगा, और राजा से सत्ता छीन के और देश में क्या लाना पड़ेगा? सोशलिज्म लाना पड़ेगा। लेनिन बोलते थे कि मैं डिक्टेटर हूं, लेकिन डिक्टेटर किसका हूं? मैं डिक्टेटर हूं आपका प्रोलेटेरियोट का डिक्टेटर हूं। और इसी को बोलते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि मार्क्स के आइडियोलॉजी में लेनिन ऐड हो जाते हैं। ये सोशलिज्म बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं सोशलिज्म सही है, लेकिन मुझे डिक्टेटर, किसी एक इंसान को डिक्टेटर बनना पड़ेगा, और सोसाइटी में जो राजा के पावर को लेना पड़ेगा, और गरीबों में, वर्कर में बांटना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पे देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन 2 फेज में होता है। एक होता है आपका फरवरी महीना में, और दूसरा होता है अक्टूबर महीना में। आप देखोगे फरवरी महीना में क्यों होगा? देखिए रसिया में कंडीशन सही नहीं थी, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, इंटेलेक्चुअल कॉजेज, आप ये देख रहे थे ना कि ये सब चीजें थे। इंटेलेक्चुअल कॉजेज में आप देखे थे कि जैसे आपका रॉबर्ट ओवन आते हैं, फिर आपका लुइस ब्लैंक आते हैं, और आपका कार्ल मार्क्स, ये बोलते हैं कि रसिया में सोशलिज्म आना चाहिए। रसिया में कंडीशन सही नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ओटोमन अंपायर ने सभी खाने की सप्लाई को बंद कर दिया था, लोग मारे गए थे, लोग गुस्सा थे। तो क्या होता है कि लगभग 50,000 सैनिक जो है पेट्रोग्रेड शहर पे स्ट्राइक करते हैं। ये पेट्रोग्रेड, आज इसका नाम जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग है। स्ट्राइक क्यों करते हैं? वो बोलते हैं कि रसिया का क्या लेना देना है वर्ल्ड वार 1 से, क्यों हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियन, रसिया के आम जनता मारे जा रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं आ पा रहा है, और इतना भेदभाव क्यों है, वर्कर की कंडीशन सही नहीं हो रहा है, जार जो है खुद अपना पर्सनल लाइफ सही नहीं कर पा रहा है, अलेक्जेंड्रिया का अफेयर चल रहा है रास्पुतिन से, ये सब र्यूमर फैला हुआ था ना। तो सेंट पेट्रोग्रेड शहर पे लगभग 50,000 वर्कर जो है स्ट्राइक कर देते हैं। अब राजा जो था, जार जो था निकोलस सेकेंड, ये डर जाता है। अब सोचता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो क्या कहता है, मैं अपने गद्दी को एब्डिकेट कर देता हूं। एब्डिकेट मतलब छोड़ देना, बोलता है कि मैं राजा के पद से छोड़ देता हूं, और बोलता है कि मैं, एक भाई है मेरा, भाई बोलता है माइकल, और बोलता है कि मैं अपने गद्दी पे माइकल को बैठा रहा हूं। लेकिन माइकल होशियार था, वो देखता है कि वर्कर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। माइकल भी इस गद्दी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो रोमानोव डायनेस्टी 300 साल से चली आ रही थी, वो रोमानोव डायनेस्टी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब देखो, अब रसिया में जब जार हटेगा तब पावर में कब आएगा? आपको याद होगा ना, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में डूमा स्टेब्लिश हुआ था। तो डूमा स्टेब्लिश हुआ था, और यहाँ पे मेन सेविक देखोगे कि वहां पे मेजोरिटी में कौन थे? मेन सेविक। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कौन बनाएंगे? मेन सेविक। मेन सेविक जो है यहाँ पे पावर स्टेब्लिश करेंगे, और इनकी आइडियोलॉजी क्या थे कि हम डेमोक्रेसी कराएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और डेमोक्रेसी हम कराएंगे। लोग बहुत ही खुश थे कि जार हट गया और मेन सेविक आ गए हैं। अब यहाँ पे डिमांड होने लगेगी कि जैसे मान लो कि अब जो मेन सेविक की विचारधारा थी ना कि हम इलेक्शन कराएंगे और वर्ल्ड वार 1 से रसिया को निकालेंगे, ये बात हो रही थी पहले से। लेकिन मेन सेविक की 2 बड़ी गलती होती है। एक बड़ी गलती ये होता है कि रसिया को वर्ल्ड वार 1 से बाहर नहीं निकालते हैं, तुरंत बाहर नहीं निकालते हैं, आते ही बाहर निकालते नहीं है। और दूसरी चीज, ये इलेक्शन कराते
नहीं है, क्योंकि सरकार तो ऐसे बन गई थी, क्योंकि आपका चुनी हुई थी नहीं, आपका मेजोरिटी में थे मेनसेविक, तो सरकार बना लिया डूमा के हेल्प से के थ्रू। तो यहाँ पे इलेक्शन कराने की डिमांड कर रहे थे कौन, क्योंकि अपोजिशन में थे आपके मेनसेविक के अपोजिशन में कौन थे, बोल्शेविक। बोल्शेविक बार बार बोल रहे थे मेनसेविक से, बोल्शेविक आपके बोल रहे थे मेनसेविक से कि आप इलेक्शन कराइए और वर्ल्ड वॉर से बाहर वन से बाहर निकालिए। लेकिन जो मेनसेविक थे वो पावर में थे, वो बोल दिए कि बोल्शेविक पार्टी ही बैन कर दिए, खत्म कर दिए कि ये पार्टी ही नहीं रहेगी। और इनके जो लीडर हैं, इनके हैं लीडर को अरेस्ट करने लगी। अब जितने भी, अब रसिया में भी फिर माहौल खराब होने लगा। जो लीडर है एक देश से छोड़ के, रसिया छोड़ के दूसरे देश में जाने लगे और बोल्शेविक पार्टी बैन हो गई थी। लेनिन जो है फेमस आपका लीडर है, ये भी देश छोड़ के दूसरे देश में चला गया था। अब यहाँ डर का माहौल रहेगा और पावर में कौन थे, बोल्शेविक। और बोल्शेविक और मेनसेविक आपस में अब क्या हो गए थे, दुश्मन। जबकि पहले में स्टार्टिंग में ये वर्कर एक ही थे। अब इसका फायदा उठाने का कोशिश करेगा कौन, जार, क्योंकि जार अपनी गद्दी छोड़ा था। तो जार ये नहीं चाहेगा कि आपका, जैसे आप देखो मेनसेविक के आपके लीडर थे आपके अलेक्जेंडर केरेंस्की, कौन थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की। और ये जार जो है अपनी गद्दी छोड़ा था, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी गद्दी छोड़ूं। तो जार जो चाहेगा, जार कोशिश करेगा कि मैं इस अलेक्जेंडर केरेंस्की को मार दूं, मतलब मेनसेविक जो है, मेनसेविक को हरा दूं और फिर से मैं राजा बन जाऊं। अब ये जार जो है अटैक कर देगा किस पे, मेनसेविक पे। किंग जो है, जो जार है, ये अटैक करेगा मेनसेविक पे। अब मेनसेविक के पास कोई भी, देखो किंग जो है आपका अटैक करेगा मेनसेविक पे, किंग मतलब जार, निकोला सेकेंड। मेनसेविक के पास कोई सेना नहीं थी। अब मेनसेविक हेल्प मांगने जाएगी बोल्शेविक से, क्योंकि बोल्शेविक और मेनसेविक स्टार्टिंग में एक ही थे, वर्कर के कम्युनिटी ग्रुप ही थे। वो बोल्शेविक से हेल्प क्यों मांगेंगे, क्योंकि बोल्शेविक के पास एक आर्मी होती है, उस आर्मी का नाम था रेड गार्ड आर्मी। क्या नाम था, रेड गार्ड आर्मी, GUARD, रेड गार्ड आर्मी थी। तो रेड गार्ड आर्मी आएगी और किंग को क्या कर देगी, हरा देगी। किंग जो है कूप करने की कोशिश करेगा। कूप जानते हो क्या बोलता है, जब आर्मी जो है, आर्मी सोचती है कि जो सत्ता में बैठी हुई है सरकार, उसको हरा दूं और खुद अपने पावर में आ जाऊं। तो मेनसेविक के हराने की कोशिश करेगी आर्मी, लेकिन उसके पहले ही बोल्शेविक आएगी और रेड गार्ड आर्मी क्या कर देगी, राजा के आर्मी को हरा देगी। और वहां पे अब देखोगे कि दो अब आ गए, मेनसेविक और बोल्शेविक है ना। अब ये हराए हैं, मेनसेविक अब लो हो जाएंगे और बोल्शेविक क्या हो जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। और देखते ही देखते आप देखोगे कि रातों रात क्या करेंगे कि बोल्शेविक वाले अपने आर्मी को भेज देंगे, जो पीटर्सबर्ग था, पीटर्सबर्ग, वहां पे जो मेन सरकारी बिल्डिंग थी, सभी बिल्डिंग पे अपने आर्मी को रातों रात भेज देगी 24 अक्टूबर को। और रातों रात यहाँ पे भेज देगी और सभी, जैसे आपका न्यूज़पेपर वाला, आपका सरकारी बिल्डिंग, टेलीग्राफ वाला, जहां से हर एक चीज संचालन होता था गवर्नमेंट का, सबको रातों रात कब्जा कर लेगी। और सबको रातों रात जब कब्जा करेगी, तो ये आपका देखोगे कि यहाँ पे अब पावर में आ जाएंगे कौन, बोल्शेविक। कौन आ जाएंगे, बोल्शेविक। और इसी को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर के महीने में हुआ था और बोल्शेविक इसमें पावर में आ गए थे। इसको बहुत सारे चीज बोलते हैं, जैसे इस जब मेनसेविक से बोल्शेविक में पावर ट्रांसफर हुआ तो एक लोगों को भी हत्या नहीं हुई, तो इसे हम ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। और वही जब फेज 1 वाला आप रिवोल्यूशन देखोगे कि जार से आपका मेनसेविक में आया था और ये फरवरी के महीने में हुआ था, तो इसे हम फरवरी रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन देखते हो, इन दोनों के बीच में 8 महीने का गैप था। अब देखोगे कि अब पावर में कौन आ जाएंगे, रेड गार्ड आर्मी। कौन आ जाएंगे, रेड गार्ड आर्मी वाले। रेड गार्ड आर्मी के हेड कौन थे, आपके बोल्शेविक थे। कौन से थे, बोल्शेविक थे। तो अब देखो स्टार्टिंग में देखोगे, स्टार्टिंग में राजा कौन था, रसिया किसके कंट्रोल में था, जार के। उसके बाद कौन आया, कुछ टाइम के लिए डूमा के पास कंट्रोल आया, लेकिन पीटर स्टोल्पिन के मारने के बाद फिर आपका जार आ गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा आया, मेनसेविक। कौन आया, मेनसेविक। लेकिन मेनसेविक पे जब जार अटैक किया तो बोल्शेविक बचाने आए और पावर ले लिया। अब कौन आए, बोल्शेविक। अब बोल्शेविक से खपा होंगे क्योंकि बोल्शेविक के पास
पावर आ जाएगी और रसिया में सिविल वार छिड़ जाएगी। सिविल वार जानते हैं? सिविल वार का मतलब जब एक दूसरे से सब क्या करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। देश में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से अपने लड़ाई करने लगेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिविल वार बोलेंगे। आर्मी रेड बोलेंगे, रेड वर्सेस व्हाइट की लड़ाई होगी, तो रेड में आपके बोल्शेविक आ जाएंगे और इसमें लड़ेंगे बोल्शेविक और दूसरी तरफ आपके व्हाइट रहेंगे। व्हाइट में आपके कौन रहेंगे, बोल्शेविक। बोल्शेविक को कौन हराए थे, बोल्शेविक, ये पहले मेंशेविक पावर में थे तो मेंशेविक से पावर बोल्शेविक ले लिए, तो यहाँ पे मेंशेविक आएंगे पावर में। फिर आपके कौन थे, राजा भी गुस्सा था, जार भी आ जाएगा इनके खिलाफ। फिर कौन आएगा, फिर आपका जितने भी एरिस्टोक्रेसी क्लास थे। देखो एरिस्टोक्रेसी क्लास क्यों आएगा, क्योंकि इसमें लेनिन के विचारधारा वाले लोग थे, ट्रॉस्की थे इसमें, तो ये बोलते थे कि हम सोशलिज्म को लाएंगे। किसको लाएंगे, सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब अमीरों का पैसा हम गरीबों में बांटेंगे, किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं रहेगी, जो भी इंडस्ट्री से कमाई हो रही है वो किस में बांटेंगे, हम वर्कर में बांटेंगे। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो अमीर लोग थे उनको डर था, डर ये था कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो बटेगा और गरीबों लोगों में बांटा जाएगा, तो वो चाहते नहीं थे कि हमारी प्रॉपर्टी किसी को दी जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जमीन दूसरों को दिया जाए। तो यहाँ पे ये एरिस्टोक्रेसी क्लास भी किसके खिलाफ आ जाएंगे, सोशलिज्म के खिलाफ आ जाएंगे। मतलब ये रेड गार्ड आर्मी से लड़ने लगेंगे, बोल्शेविक से लड़ने लगेंगे। साथ ही साथ कुछ फॉरेन कंट्री भी इसमें आ जाएगी, जैसे आपका ब्रिटेन, आपका फ्रांस, आपका जर्मनी, ये सब देश आ जाएंगे, क्योंकि वो सोशलिज्म के खिलाफ थे। वो सोशलिज्म चाहते नहीं थे कि सोशलिज्म प्रमोट हो, क्योंकि सोशलिज्म आपका वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी होती है। वो किसको प्रमोट करते थे, फॉरेन कंट्री, डेमोक्रेसी को। किसको, डेमोक्रेसी को। वो जानते थे कि अगर हम इस बार हराएंगे नहीं तो बोल्शेविक पावर में आ गए हैं तो रसिया में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सोशलिज्म हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये सभी मिल के लड़ते हैं, तभी भी आपका रेड गार्ड आर्मी क्या होती है, जीत जाती है, और व्हाइट वाली आर्मी क्या होती है, हार जाती है। और यहाँ पे इस रशियन सिविल वार का एंड होता है और यहाँ पे आपका रसिया में बनता है सोशलिज्म। सरकार किसकी बनती है, सोशलिज्म की बनता है, और लेनिन इसको काम करना चालू करते हैं। लेनिन इस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपके लेनिन मर जाते हैं। फिर बाद में पावर में आते हैं स्टालिन। कौन आते हैं, स्टालिन। ये स्टालिन पावर में आते हैं और यहाँ पे ये सोशलिज्म के विचारधारा को और तेजी से आगे लेके जाएंगे। ये सबकी जमीन, जो भी जिसके पास ज्यादा जमीन है, सब जमीन कब्जा कर लेंगे और गरीबों में बांट देंगे, अपने पास रख लेंगे। देखो ये कैसे काम कराएंगे, क्या करेंगे कि मान लो कि जो भी जमीन था सभी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और बोलेंगे कि वर्कर एक साथ इस पे, फार्मर क्या करेंगे, एक साथ इस पे काम करेंगे, और जो भी ग्रेन, जो भी अनाज उपज होगा उस ग्रेन को क्या करेंगे, वर्कर को खाने भर देंगे, और सभी जो सरप्लस ग्रेन था उसको रख के और उसको अपने पास रखेंगे और बोलेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी इंसान कमाता है किस लिए, मैं अगर कमा रहा हूं तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे जो फैमिली मेंबर हो उनकी अगर तबीयत खराब हो रहा है तो टाइम पे हॉस्पिटल पे इलाज हो जाए या एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। तो स्टालिन बोलते हैं सोशलिज्म में ये होता है कि हम तुमको, अगर आपके फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो रही तो हम इलाज अच्छे से कराएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे से, और आपको बस यही है कि आपको सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। तो सभी जमीन लेके और ये ग्रेन बस काम भर खाने भर देते थे और ये फोकस करने लगे हॉस्पिटल और एजुकेशन पे। और ये सिस्टम लाए कलेक्टिवलाइजेशन का। किसका लाए, कलेक्टिवलाइजेशन का, कि सब मिलजुल के एक जगह काम करेंगे। तो स्टालिन की एक कलेक्टिवलाइजेशन हुई, सोशलिज्म को आगे बढ़ाने में ये काम किए। लेकिन देखो स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, आगे चल के इसमें सक्सेस हासिल हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि जैसे मान लो कि जो अमीर लोग थे वो देना नहीं चाहते थे, गुस्सा जाते थे, और जो गरीब लोग थे वो जानते थे कि हम कितना भी मेहनत करेंगे तो हमको लिमिटेड अमाउंट में ग्रेन मिलेगा, क्योंकि कलेक्टिव सिस्टम में काम करना है। तो लोग मनमानी काम किया करते थे, मन से काम नहीं करते थे। और इसके वजह से आपका यूक्रेन है, यूक्रेन जो जगह था वहां पे भूखमरी भी आई थी और बहुत ज्यादा लोग हंगर के वजह से मारे गए थे। तो कलेक्टिव सिस्टम ये था स्टालिन की, बाद में इसमें सक्सेस भी हासिल हुआ था। तो आप देखोगे कि ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।